हाँ बोलिए। क्वाड्रेटिक फंक्शन का अगर जनरल फॉर्म पूछा जाए तो कोई है जो बता सकता है? क्या होता है बताइए? हाँ तो रुकिए एक मिनट। y इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ऐसा ना करके होगा, क्योंकि अगर मैंने फंक्शन लिखा है तो दो वेरिएबल्स को भी तो लिखना होगा। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि कुछ फंक्शन जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिया है y इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अच्छा, इसमें एक कंडीशन भी होता है, ये जो a होना चाहिए ना वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि a अगर जीरो हो जाएगा तो बाबू ये बन जाएगा y इज इक्वल टू bx प्लस c ना, तो ये तो लीनियर फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि उस केस में x का मैक्सिमम पावर कितना हो जाएगा 1, तो y का भी पावर 1, x का भी पावर 1, तब तो ये लीनियर फंक्शन बन जाएगा। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c में a जीरो नहीं होना चाहिए। एक बात बताइए, b जीरो हो सकता है क्या? तो अगर b जीरो भी रहेगा तब भी x का मैक्सिमम पावर तो 2 ही ना है। अरे बोलो ना। हाँ, c अगर जीरो हो सकता है, ये भी जीरो हो सकता है, क्योंकि ये भी जीरो हो गया तब भी x का मैक्सिमम पावर कितना रहेगा 2, और अगर x का मैक्सिमम पावर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक फंक्शन है, द्विघात फंक्शन है, ठीक है। इसमें खाली तुमको बता देना है कि a कितना है, b कितना है और c कितना है। तो जल्दी जल्दी बताओ a कितना है। a कहा जाता है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हिंदी में गुणांक कहा जाता है। तो आप बताइए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? हाँ, तो a की वैल्यू है 3। बताइए b की वैल्यू कितनी होगी? माइनस, इस समझ में आ रहा है? अच्छा है। और c की वैल्यू कितनी होगी? 3 हो जाएगी, ठीक है। चलिए, मैंने यहाँ पर एक दूसरा क्वाड्रेटिक फंक्शन लिखा है। पहले तो तुम ये बताओ कि ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है? इसमें सिर्फ 2 ही टर्म है, जबकि होना तो 3 टर्म चाहिए था। अरे तीसरा टर्म जीरो है ना। चलिए कोई बात नहीं। तो बताइए a की वैल्यू कितनी होगी? 3 होगी। b की वैल्यू कितनी होगी? कितनी? -4 होगी ना। अच्छा, वही चीज वाली लिख दी है, कोई बात नहीं है, -4। और c की वैल्यू बताइए। c की वैल्यू 0 हो जाएगी। चलिए एक और लिखा मैंने, y इज इक्वल टू, खाली मैंने -x स्क्वायर लिख दिया है। क्या ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है? तो ये भी क्वाड्रेटिक फंक्शन है। हमको तो बस x का मैक्सिमम पावर चेक करना होगा, और वो कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, वो तो है ही। तो इसमें बताइए a की वैल्यू कितनी है? बोलिए। तो -1 है, क्योंकि x स्क्वायर के साथ इधर -1 ही ना मल्टीप्लाइड है। हाँ, तो वो हो जाएगा -1। कौन बताएगा b की वैल्यू कितनी है? b की वैल्यू होगी 0, काहे कि यहाँ पर x के कोफिशिएंट को ना b कहा जाता है, वो वाला टर्म ही हमको नहीं दिख रहा है। तो इसलिए नहीं दिख रहा है ना, क्योंकि ये 0 इंटू एक्स होगा। अच्छा, अब प्लस फिर क्या हो जाएगा? तभी ना ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो आप बताइए कि चलिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो -1 है, एक्स का कोफिशिएंट कितना है? 0 ना है, तो नहीं दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है 0 है। तो b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू भी कितनी रहेगी? 0 रहेगी। क्लियर है? चलिए, तो ABC ढूंढना तो कोई बहुत मुश्किल काम नहीं रहेगा। उसके बाद देखिए 10th क्लास में हम लोगों ने पूरा एक्सरसाइज किया होगा इस चीज को सॉल्व करने के ऊपर। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 को जब सॉल्व किया जाता है तो सबसे पहले बताइए x की कितनी वैल्यूज हमको मिलती हैं? 2 वैल्यूज मिलती हैं। चलिए ठीक है, उन 2 वैल्यूज में अगर हम एक वैल्यू को अल्फा कह दे, दूसरे वैल्यू को बीटा कह दे, तो एक फॉर्मूला आया करता था। हालांकि इसको निकालने का तो एक तरीका होता है, मिडिल टर्म को स्प्लिट किया जाता है, याद है? सबसे अच्छा तरीका वही माना जाता है। उसके बाद कॉमन वॉमन लेके हम लोग सॉल्व करते हैं। लेकिन जब हम हर जगह से हार जाते हैं तो अल्टीमेटली आपको याद है हम एक फॉर्मूला लगाया करते थे। वो फॉर्मूला अगर किसी को याद हो तो बता दो। देखो ये सब हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, है कि नहीं? -b प्लस माइनस √d, याद है? ये d आपको याद है? अच्छा है। और डिवाइडेड बाय कितना? 2a होता है। d को डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है, हिंदी में हम इसको विविक्तर कहते हैं। और बताइए इसकी वैल्यू कितनी होती है? b स्क्वायर माइनस 4ac होती है, ही ना होती है? b स्क्वायर माइनस 4ac, जिसमें b हो गया ये x का कोफिशिएंट, a हो गया x स्क्वायर का कोफिशिएंट, और c हो गया ये जो अकेला कांस्टेंट टर्म है वो हो गया। ये कर लेंगे हम लोग। अब सुनिए, हम लोगों ने इसमें कुछ केसेस देखी होंगी, जिसमें सबसे पहला केस था कि इफ d जो है ग्रेटर देन 0, d जो है वो ग्रेटर देन 0 हो जाए। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करें तो बाबू ये पॉजिटिव आ जाए। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ? ये पॉजिटिव आ जाए।
अच्छा, तो एक चीज मैं तुमको बता देता हूँ, हालांकि शुरू में फंक्शन पढ़ाते समय मैंने बताया है, तो जिन लोगों का मिस हुआ है वो लोग याद रखिएगा कि रूट के अंदर पॉजिटिव चीज अलाउड है। हम रूट के अंदर पॉजिटिव चीज रख सकते हैं, रूट अंडर 4, रूट अंडर 10, ये सब वैलिड होता है, ठीक है। इवन रूट के अंदर हम 0 भी रखेंगे वो भी अलाउड है, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0, रूट अंडर 0 0। लेकिन बाबू रूट के अंदर कोई नेगेटिव क्वांटिटी अलाउड नहीं है। मैथमेटिक्स वाले आप इसको पढ़े होइएगा इमेजिनरी नंबर के नाम से, लेकिन फिजिक्स में ऐसा कुछ इमेजिनरी नंबर हमको नहीं देखना होता है, तो हम इसको नॉट अलाउड बोलेंगे। ये रियल चीज नहीं है। जैसे रूट अंडर अगर -3 आ गया ना, ये कोई रियल नंबर नहीं है। आपको याद है आप लोग रियल नंबर ड्रॉ किया करते थे, जिसमें एक 0 होता था, -1 -2 -3, इधर जाते थे +1 +2। उस पूरे नंबर लाइन पे आप ढूंढ लीजिएगा, ऐसा क्वांटिटी आपको कहीं नहीं मिलेगा। -√3 जो है, सॉरी, रूट अंडर -3 जो है वो आपको रियल नंबर के रूप में नंबर लाइन पर कहीं नहीं मिलेगा, तो हम बोलेंगे कि ये नॉट अलाउड है। क्लियर है? नॉन रियल है वो। चलिए, तो सबसे पहले तो ये बताइए कि d ग्रेटर देन 0 हो जाए तो क्या होगा? तो ये वाला चीज जो है, ये वाला चीज तो पॉजिटिव ना रहेगा। ओ माय गॉड, आपको पता है ना कि रूट अंडर 4 की वैल्यू, रूट अंडर 4 की वैल्यू सिर्फ 2 होती है। बहुत विशेष चर्चा हुई है इस पर। रूट अंडर 4 की वैल्यू 2 होती है। तो मैं कह रहा था कि अगर इसके अंदर तुमने कोई पॉजिटिव चीज रखा है, d ग्रेटर देन 0 का मतलब हुआ हमने यहाँ क्या रखा है? पॉजिटिव रखा। रूट अंडर पॉजिटिव चीज अलाउड है, हाँ, और उसका आंसर भी पॉजिटिव ही होगा ना। तो इस केस में ये चीज तो रियल हो ही गया, b तो रियल है ही, a भी रियल है, तो सब का कैलकुलेशन भी तो रियल ही ना आएगा। और हम बोलेंगे कि अल्फा और बीटा जो इस केस में आएगा वो कैसा आएगा? तो बाबू रियल आएगा। और अल्फा और बीटा सेम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसके पीछे का भी हम लॉजिक समझ लेते हैं। जैसे -b में आप कुछ जोड़िए, बोलो, और -b में से आप कुछ घटाइए, आपको सेम आंसर थोड़े मिलेगा। अरे बोलिए ना। अच्छा, आपको पता नहीं ये प्लस माइनस का मतलब क्या हुआ? जब हम अल्फा निकाल रहे होंगे तो हम लिखेंगे -b प्लस अंडर√d ना बाई 2a, और जब हम बीटा निकाल रहे होंगे तो हम लिखेंगे -b माइनस अंडर√d बाई 2a। ठीक है? हाँ, तो एक बार फिर से बताइए, अगर -b में आप कुछ जोड़िएगा और -b में से आप सेम चीज घटाइएगा, क्या आपको सेम आंसर मिलेगा? बोलिए ना। हाँ, तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि अल्फा और बीटा सेम नहीं होगा, दो डिफरेंट रूट्स मिलेंगे। इसको हम लोग रूट्स भी बोला करते थे। बोलिए, हिंदी में शून्यक इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये था पहला केस। आइए देखते हैं दूसरा केस। तो दूसरे केस में क्या हो अगर d बराबर 0 हो जाए? अब लीजिए, d इक्वल टू 0 हो जाए। तो बाबू अगर d इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ये वाला चीज तो 0 ना हो गया। आप बताइए कि अच्छा, 0 भी तो एक रियल नंबर ही ना है? 0 भी एक रियल नंबर है। ठीक है, बढ़िया है। तो अब देखो, ये भी रियल, ये तो खैर आपका 0 ही हो गया, और नीचे वाला तो रियल ही है। तो मिला जुला के अल्फा और बीटा आएगा तो रियल ही ना। अरे बोलिए ना। रूट के अंदर 0 अलाउड होता है, तो इससे आपको जो भी आंसर मिलेगा वो रियल मिलेगा। लेकिन आप -b में 0 जोड़िए और -b में से 0 घटाइए, कोई फर्क पड़ेगा? आपको नहीं लग रहा आपको -b ही मिलेगा? इसका मतलब हुआ इस केस में अल्फा और बीटा डिफरेंट नहीं होगा, अल्फा और बीटा सेम। और यहां तो हम बता भी सकते हैं कि कितना होगा। तो अगर आप यहाँ पर 0 डाल दीजिएगा तो आंसर आपका -b बाई 2 ही ना होगा? कुछ तो बोलिए। तीसरा वाला देखेंगे, जिसमें क्या हो अगर d लेस देन 0 हो जाए। लेस देन 0 हो जाने का मतलब हुआ नेगेटिव हो जाए। दुनिया में 3 ही टाइप के नंबर होते हैं, या तो पॉजिटिव, नहीं तो 0, नहीं तो नेगेटिव। तो हम लगभग तीनों देख लिए। तो अगर d लेस देन 0 हो जाए तो आप बताइए रूट के अंदर नेगेटिव चीज अलाउड है? तो जब अलाउड ही नहीं है तो ये वाला चीज रियल आएगा ही नहीं। हम लोग बोलेंगे कि अल्फा एंड बीटा जो इस केस में आएगा वो नॉन रियल होगा। क्या होगा? बोलिए, नॉन रियल होगा। क्लियर है? तो आप देख लीजिए, आपके बुक में ये सारी बातें लिखी हुई हैं। कितने लोगों के पास नहीं है बुक? अच्छा, अभी आप मुझको गुस्सा दिला रहे हैं। ठीक है, लाओगे 1 मिनट। तुम लोग मजाक बना के रखे हो ना।
ये क्लियर है? ये मैं रिवाइज करा रहा था, ये सब तुमने 10th क्लास में पढ़ा होगा। अरे बोलो ना। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम अपने मेन मुद्दे पे आएंगे, और मेन मुद्दा है y = ax² + bx + c का ग्राफ बनाना। फिजिक्स में इसका यूज पड़ेगा, समझ रहे हो? जैसे तुमको याद होगा, एक 9वां क्लास में तुमने इक्वेशन पढ़ा होगा, s = ut + ½ at²। तुमने पढ़ा है, और तुमसे बोलेगा कि डिस्प्लेसमेंट, इसको डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। अरे तुम घबराओ मत, ये सब हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं। ये मैं उससे पूछ रहा हूं, हाथ हटा उधर से, उससे पूछ रहा हूं जिसको मतलब थोड़ा बहुत ये याद आ रहा है। अरे 3 गो इक्वेशन था, v = u + at, s = ut + ½ at², v² = u² + 2a। तो खैर कोई बात नहीं, आगे चल के हम पढ़ेंगे। लेकिन आप एक बात बताइए, इसको क्या बोला जाता है? डिस्प्लेसमेंट। और ये है आपका टाइम। तो बोलेगा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ आप ड्रॉ करिए। तो बाबू सबसे पहले तो ये बताइए कि ये इक्वेशन है कैसा? लीनियर इक्वेशन है। कैसा है? ओ माय गॉड, अरे y की जगह कौन आ गया है? s आ गया है, और x की जगह कौन आ गया है? t आ गया है। तो आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ t का स्क्वायर है का मतलब समथिंग x का स्क्वायर है? तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है क्या? तो क्वाड्रेटिक का आप ग्राफ तभी ना ड्रॉ कर पाइएगा जब आपको आता होगा। एंड ऑब्वियसली हम जैसे ही फिजिक्स में एंटर करेंगे, हमारे पहले ही चैप्टर में हमको ये सब मिलेगा। तो इसीलिए ये देखना जरूरी है, ठीक है? तो देख लें। चलिए ठीक है, तो हमको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो बाबू इसका जो ग्राफ होता है, सबसे पहले ग्राफ तुम ड्रॉ कहाँ करते हो? एक्स वाई एक्सिस पे ही ना ड्रॉ करते हो। तो लो, ये रहा एक्स एक्सिस और ये रहा वाई एक्सिस। याद रखना, क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ पैराबोला होता है। क्या होता है? पैराबोला, PARABO, पैराबोला होता है। पैराबोला एक्चुअली 2 टाइप का हो सकता है। इसको हम बोलेंगे अपवर्ड पैराबोला, ये इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? और एक और टाइप से ग्राफ बन सकता है, और इसको बोला जाएगा डाउनवर्ड पैराबोला। इसको अपवर्ड इसीलिए बोलेंगे ना क्योंकि इसका मुंह कहाँ खुला है? ऐसा ऊपर की तरफ खुला है, अपवर्ड पैराबोला हो गया। इसका मुंह कहाँ खुला है? तो इसीलिए इसको हम लोग डाउनवर्ड पैराबोला बोलेंगे। क्लियर है? अच्छा है। अच्छा, अगर मान लीजिए कि आपको पता करना है कि ये स्ट्रक्चर दिखने में कैसा होता होगा, तो आप कोई भी धागा ले लीजिएगा, कोई भी ढीला धागा ले लीजिएगा, अपने दोनों हाथों में आप ऐसे पकड़िएगा, तो आप देखिएगा उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही ना बनता है। अरे वरमाला के समय में ना, वरमाला मत समझिए, क्योंकि वरमाला में तो क्या नीचे में झालर रोलर सब लगा होता है। नॉर्मल जब बारातियों का स्वागत होता है तो गेंदा के फूल का माला लेके लोग ऐसे खड़ा रहते हैं, तो आप देखोगे उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो ऐसा ही ना होता है। अरे बोलो ना। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मतलब खाली नीचे वाले का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये जो ऊपर में होता है उसका भी स्ट्रक्चर तो ऐसा होता है। ये एक्चुअली पैराबोलिक स्ट्रक्चर ही है। अच्छा, ये सर्कुलर होता है क्या? तो इसी को पैराबोला बोला जाता है। क्लियर है? तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब खाली थियोरेटिकली ही ऐसा कुछ आता है, हम प्रैक्टिकली भी इसको देख सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, इसको आपको समझना है कि ये कैसा होता होगा, बहुत आसान है। ये पेन लीजिए, आप इस तरीके से फेंकिए, तो आपने देखा होगा इसका पाथ ऐसा था, सर्कुलर तो नहीं ना था। इसी को बोला जाएगा डाउनवर्ड पैराबोला। अच्छा, नॉर्मल आप पाइप ले लीजिएगा जिसमें पानी का फ्लो हो रहा हो, और पाइप को आप ऐसे दबा दीजिएगा, तो आप देखिएगा पाइप में से पानी ऐसे निकल कर ऐसे जा रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है वही होता है पैराबोला। क्लियर है? तो एक बार आप लोग सब लोग मिल के बताइए कि क्वाड्रेटिक फंक्शन का जब हम ग्राफ बनाते हैं तो वो कैसा बनता है? पैराबोला बनता है। पैराबोला या तो अपवर्ड होगा, नहीं तो डाउनवर्ड। अपवर्ड तब होगा जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन? ए कैसा रहेगा? पॉजिटिव। अरे ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव होता है। और डाउनवर्ड तब होगा जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कौन? ए कैसा होगा? नेगेटिव होगा। डिसाइडिंग फैक्टर यही है कि अपवर्ड पैराबोला होगा कि डाउनवर्ड पैराबोला होगा। अगर ए पॉजिटिव तो अपवर्ड, ए नेगेटिव तो डाउनवर्ड। क्लियर है? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, देख लीजिए, ऐसा उसमें लिखा होगा, है ना? हाँ, अब सुनिएगा, सवाल ये है कि ये जो पैराबोला है वो वाई एक्सिस को कहां कट करता है और एक्स एक्सिस को कहां कट करता है, ठीक है? तो बाबू वाई एक्सिस को कट करता है वो कहां पे?
सी पे। वाई एक्सिस को कहाँ कट करता है? सी पे। इसमें भी अगर देखें तो वाई एक्सिस को कहाँ कट करेगा? सी पे। ये बहुत सिंपल है, ठीक है। आपको जब फंक्शन दिया रहेगा तो आप देख लीजिएगा कौन सा कांस्टेंट टर्म है। अरे बोलिए। पैराबोला वाई एक्सिस को इस सी पे ही कट करता है, बोलो ना। हाँ, पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए वाई एक्सिस पे ना एक्स की वैल्यू कितनी होती है? वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू कितनी होती है? आपको ये समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए कि जैसे मैंने कोई पॉइंट यहां पे लिया है, बोलो ना। तो यहां तक आने के लिए आपको एक्स में भी चलना पड़ेगा और वाई में भी चलना पड़ेगा। कुछ तो बोलिए। जैसे मान लीजिए कि एक्स में आपको 2 चलना पड़ा, वाई में भी आपको, तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो 2,2 होंगे कि नहीं? बोलिए। ठीक है। अब मान लीजिए कि हमको यहां आना था, यहां आना था, तो बताइए एक्स में अब हमको इतना ही ना चलना पड़ेगा और वाई में हमको इतना चलना पड़ेगा। बोलिए जल्दी। तो इसका मतलब हुआ एक्स की वैल्यू अब पहले से कम हो गई। हो सकता है कि ये 1,2, लेकिन वाई में अभी भी उतना ही चलना है। तो एक्स में चलना है 1, वाई में चलना है 2, तो इसीलिए हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे 1,2। मान लीजिए आपको यहां तक आना है, आप बताइए एक्स में कितना चलना पड़ेगा? चलना ही नहीं पड़ेगा। अरे बोलिए। तो इसका मतलब हुआ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखिएगा तो एक्स की जगह पे कितना आएगा? 0। खाली आपको वाई में ही ना चलना पड़ेगा। तो आप बताइए वाई एक्सिस के किसी भी पॉइंट पे जाने के लिए आपको एक्स में चलने की जरूरत है? हमको यहां आना है, चाहे यहां आना है, चाहे यहां आना है, हमको एक्स में चलने की जरूरत है। इसका मतलब हुआ इन सारे पॉइंट्स पे एक्स की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। बोलिए जल्दी। तो वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 होगी, तो सिमिलरली बताइए एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 होगी। जैसे मान लीजिए हमको यहां आना है, तो हमको खाली एक्स में ही ना चलना पड़ेगा। अरे बोलिए ना। हाँ, तो वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 होती है, एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 होती है। ये सब बेसिक बातें हैं, ठीक है। अब सुनिए, ये कौन सा पॉइंट है? बोलिए जल्दी। ये वो पॉइंट है जो जहां पे ग्राफ ने वाई एक्सिस को कट किया है, और हमने अभी अभी ये जाना है कि वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 होती है। अरे तो तुम एक काम करो ना, एक्स की जगह पे 0 डाल दो। तो एक्स की जगह पे 0 डाल दोगे तो वाई बराबर सी नहीं आ गया? यानी वो जगह जहां पे एक्स की वैल्यू 0 होगी वहां पे वाई की वैल्यू कितनी होगी? तो एक्स की वैल्यू 0 यहीं पे ना होती है, इसका मतलब यहां पर वाई की वैल्यू हो जाएगी सी। तो मतलब इसे प्रूफ भी हो गया लगे हाथों कि ग्राफ जहां पे वाई एक्सिस को कट करता है वहां पे उस पॉइंट की वैल्यू कितनी होती है? सी होती है। क्लियर है? अब सुनिए, हमको यह भी पता करना है कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कहां कहां कट करता है। तो देखिए एक्स एक्सिस को उसने 2 जगह ना कट किया है, और एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू कितनी होती है? तो एक काम करिए, आप वाई की जगह पे 0 डाल लीजिए। बोलिए। तो 0 इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो जाएगा। अब आप बताइए कि इसको सॉल्व करिएगा तो आपको एक्स की कितनी वैल्यूज मिलेंगी? तो एक्स की 2 वैल्यूज ना मिलेंगी, एक मिलेगा आपको अल्फा, दूसरा मिलेगा आपको बीटा। तो इसीलिए इसने एक्स को 2 जगह कट किया है। यानी हमको पता चल गया कि इन दोनों पॉइंट्स में से एक पॉइंट क्या होने वाला है? अल्फा होने वाला है, और दूसरा पॉइंट बीटा होने वाला है। क्लियर है? हाँ, एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 होती है ना, तो इसीलिए मैंने वाई की जगह पे कितना डाल दिया है? 0 डाल दिया है। बोलिए। हाँ, तो एक्स की 2 वैल्यूज मिलेंगी, इसका मतलब हुआ कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट करेगा? 2 जगह कट करेगा। क्लियर है? इसमें भी ये वाला पॉइंट होगा अल्फा, तो ये वाला पॉइंट होगा, अब बाकी सब कुछ सेम रहेगा। अपवर्ड और डाउनवर्ड बस डिपेंड करेगा कि ए पॉजिटिव है कि नेगेटिव, बाकी बाबू सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है। एक और चीज हमको चेक करना है कि ग्राफ जहां पे मुड़ता है, तो यही से ना मुड़ रहा है, यही से ना मुड़ रहा है, वहां पे x की वैल्यू कितनी होती है और y की वैल्यू कितनी होती है? तो याद रखने वाली बात है कि x की वैल्यू होती है -b/2a और y की वैल्यू होती है -d/4a। बोलो एक बार फिर से। ग्राफ जहां पे मुड़ता है वहां पे x की वैल्यू कितनी होती है? -b/2a। a b c हम यहां से देख लेंगे कितना कितना है ना। चलिए,
और y की वैल्यू कितनी होती है, माइनस है d बाई 4, और d निकालने तो आपका आता है ना, d की वैल्यू होती है b स्क्वायर माइनस 4ac, ये करके होता है। ठीक है, चलिए सेम चीज यहां भी आएगा। ग्राफ जहां पे मुड़ेगा वहां पर x की वैल्यू कितनी होगी, माइनस b बाई 2a, और y की वैल्यू कितनी होगी, तो माइनस d बाई 4, ऐसा हो जाएगा। क्लियर है? ये सारे पॉइंट्स आपको याद हो गए? तो एक बार मैं पूछता जाऊंगा, आप लोग बताते जाइएगा। सबसे पहले तो ये बताइए कि क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ बनता कैसा है? सब लोग बोल रहा है पैराबोला बनता है। कब अपवर्ड पैराबोला बनेगा? जब a पॉजिटिव रहेगा। कब डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा? जब a नेगेटिव रहेगा। जो ग्राफ होगा जिसको हम अभी पैराबोला बोल रहे हैं, जो कर्व होगा, वो y एक्सिस को कहां कट करता है? देख लेंगे कांस्टेंट वाला टर्म ना। चलिए x एक्सिस को कहां कट करता है? x एक्सिस को कहां कट करता है? अल्फा और बीटा पे। अल्फा और बीटा निकलेगा कैसे? तो इस चीज को 0 से इक्वेट करा लीजिएगा और आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 10th क्लास में यही किया है आप लोगों ने, बहुत अच्छा है। उसके बाद बताइए, ग्राफ जहां मुड़ता है वहां x की वैल्यू कितनी होती है? माइनस b बाई 2 है। y की वैल्यू कितनी होती है? माइनस d बाई 4 है। क्लियर? आइए अब हम लोग एग्जांपल्स करेंगे तो ये बढ़िया से क्लियर होगा। चलिए सबसे पहला एग्जांपल है y, आप देख लीजिएगा नंबर कौन सा है ये आपके किताब, नए किताब के अनुसार ये 20 नंबर है। चलिए ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 दिया हुआ है। तो एक तो अभी मैं करके आपको दिखाऊंगा, बाकी सब आपको करना है। तो सबसे पहले इसमें बताइए कि a कितना है? अब लो, a कितना है? 1 है। बताइए b कितना है? माइनस, वेरी गुड। c कितना है? इतना समझ में आया? बताओ इसका जो ग्राफ बनेगा, सबसे पहले हम लोग x और y एक्सिस को ड्रॉ कर लेना। अपवर्ड पैराबोला कि डाउनवर्ड पैराबोला? इतना अच्छा, ये कैसे तुमको पता चल गया कि अपवर्ड पैराबोला बनेगा? हमने a देख लिया, a पॉजिटिव है, कंफर्म है, इसका ग्राफ अपवर्ड पैराबोला बनेगा ना। चलिए ठीक है, लेकिन अभी हम लोग ड्रॉ नहीं करेंगे। अब ऐसा ना कि आपको पता चल गया अपवर्ड पैराबोला, ड्रॉ कर दीजिएगा, क्योंकि आपको ये भी तो देखना होगा कि वो y एक्सिस को कहां कट कर रहा है, x एक्सिस को कहां कट कर रहा है। तो सबसे पहले बताओ y एक्सिस को ये कहां कट करेगा? कहां सब लोग बोल रहा है? हाँ, तो y एक्सिस को कट करता है कहां पे? c पे। तो c की वैल्यू कितनी है? 6 पे। तो y एक्सिस को कहीं कुछ यहां पर कट करेगा? अरे हाँ तो बोलिए। चलिए x एक्सिस को कहां कट करेगा? ये जानने के लिए हम इस चीज को यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को 0 से इक्वेट कराएंगे। बोलिए। देखिए अगर आपने साइंस लिया है तो आप फिजिक्स बायोलॉजी लीजिए चाहे मैथ्स लीजिए, आपको फिजिक्स तो लेना ही है, लेना है ना। हाँ, और अगर आपको फिजिक्स लेना है तो मैथमेटिक्स से आपका पीछा अभी कम से कम 2 साल नहीं छूटने वाला है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से ये सब समझिएगा। इसको 0 से इक्वेट कराएंगे और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या लग रहा है, फॉर्मूला लगा के सॉल्व करें क्या हम इसको? ना, कोशिश करते हैं कि बीच वाले टर्म को हम लोग स्प्लिट करें। अरे बोलो ना। तो बीच वाले टर्म को स्प्लिट करने के लिए क्या किया जाता है? तो इसको देखा जाता है और फिर इसके कोफिशिएंट को देखा जाता है। तो इसका कोफिशिएंट कितना है? तो 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया जाता है। याद है ये सब हम लोग करते थे? बहुत बढ़िया। तो एक काम करो, लो 1 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 ना मिलेगा, और फिर इसको फैक्टराइज किया जाता है तो ये 2 और 3 ऐसा आएगा। अरे बोलो ना। इसका मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं इसको हम तोड़ेंगे, किस में? 2 और 3 में तोड़ सकते हैं। एक उपाय हमारे पास ये है। तो थोड़ा सा आप 5 को 2 और 3 में तोड़ने की कोशिश करिए। टूट रहा है क्या? बिल्कुल टूट रहा है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? हम कैसे लिखेंगे कि वापस से इतना ही आ जाए? तो माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 बराबर कितना? 0। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब बताइए, इसमें से हम लोग कुछ कॉमन लिया करते थे, तो क्या कॉमन होगा? तो x माइनस 2 बच गया। और बताइए इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं? बोलिए। तो कुछ ऐसा ही कॉमन लिया जाता है। पीछे वाले लोगों को समझ में आ रहा है? हाँ, कुछ ऐसा ही कॉमन लिया जाता है ना बाबू, कि कॉमन लेने के बाद हमको फिर से कितना मिल जाए? x माइनस 2 ही मिल जाए। तो इसमें से हम लोग क्या निकाल दें इन दोनों टर्म में से कि इसमें x बचे और इसमें माइनस 2 बचे। तो माइनस 3 कॉमन ले लो। तो माइनस 3 अगर कॉमन ले लोगे तो इसमें x है ना बचेगा, और इसमें क्या बचेगा? इसमें माइनस 2 बचेगा। तब ना जब इसको आप अंदर भेजिएगा, हे भगवान, तो वापस से ये माइनस 3x हो जाएगा
और ये -3 -2 से मल्टीप्लाई होके +6 हो जाएगा। बोलिए, और बराबर करके हमको क्या करना है? 0। आप बताइए, इस टर्म में x -2 है, इस टर्म में भी x -2 है, तो दोनों टर्म में से हम x -2 को अगर कॉमन ले लें तो इसमें क्या बचा? x बचा, और इसमें क्या बचा? -3 बचा। ये सब समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? 10वीं क्लास में पढ़ना था ये सब। अब बराबर करके कितना? 0 ऐसा आएगा। अब आप बताइए कि हमको ना बाबू रे इस चीज को 0 करना है। अरे बोलो ना। तो ये चीज 0 कब होगी? जब या तो ये 0 हो जाए, तो सुनो ना, अगर ये 0 हो गया तो 0 इंटू समथिंग 0 नहीं होगा, ना तो ये 0 हो जाए, ये वाली चीज, तब भी तो 0 इंटू समथिंग 0 ही होगा। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि आइदर x -2 = 0 और दोनों में से कोई भी 0 हो जाएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। हाँ, और x -3 = 0। जल्दी बताइए, आपको यहां से x = कितना मिला? 2 मिला। और बाबू यहां से x = कितना मिला? 3 मिला। इसका मतलब हुआ कि ग्राफ जो है वो x एक्सिस को 2 जगह कट करेगा। कहां? 2 और 3 पे कट करेगा। बहुत बढ़िया। तो बाबू एक तो इधर कहीं 2 पे और एक यहां कहीं 3 पे कट करेगा। अब देखो, हमको समझ में आ गया कि ग्राफ कैसा बनेगा। क्या तुम भी इमेजिन कर पा रहे हो? इमेजिन करो ना, एक पैराबोला जो अपवर्ड होना चाहिए। अरे बोलिए, वो y एक्सिस को कहां कट करना चाहिए? 6 पे कट करना चाहिए। x एक्सिस को कहां कट करना चाहिए? 2 और 3 पे कट करना चाहिए। अब बात समझ रहे हैं? हाँ, तो वो कुछ इसी टाइप से ना बनना चाहिए, ऐसा ही ना बनना चाहिए। क्या तुम नहीं सोच पा रहे हो कि वो अपवर्ड होना चाहिए, 6 को काटते हुए आना चाहिए, 2 को भी काटना चाहिए और वापस से 3 को भी काटना चाहिए, तो वो इसी टाइप का ना बनना चाहिए। तो ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा बनेगा। क्लियर है? लेकिन अभी एक चीज और रह गया है कि ग्राफ जहां मुड़ेगा, रे तो यही पे ना मुड़ रहा है, वहां x की वैल्यू कितनी होगी और y की वैल्यू कितनी होगी ना। तो बाबू x की वैल्यू कितनी होगी ये जानने के लिए -b/2a निकाला जाए। कौन बताएगा b की वैल्यू कितनी है? तो b की वैल्यू है -5। तो आप यहाँ पर -5 रखिए, डिवाइडेड बाय 2, और a की जगह पे कितना? a की जगह पे हम लोग 1 रखेंगे और आंसर मिला जुला के आएगा 5/2। आंसर कितना आएगा? 5/2 आएगा। क्लियर है? चलिए ठीक है, तो हमको पता चल गया ये है 5/। अब सुनो, इसको निकालने का एक और शॉर्टकट तरीका है। ये पॉइंट निकालने का एक और शॉर्टकट तरीका है। पता है क्या है? कंफर्म है कि ये वाला पॉइंट इन दोनों का मिडिल पॉइंट ही ना होगा। अरे एकदम बीचों बीच में से घूमता है। और बताइए ना, 2 और 3 के जस्ट बीचों बीच कौन आएगा? 2 और 3 के जस्ट बीचों बीच कौन आता है? 2.5 ही ना आता है, 2.5 आता है। क्लियर है? तो हम ऐसे भी बता सकते थे कि इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है? 2.5। और आप 5/2 को अगर सॉल्व करिएगा तो ये 2.5 ही ना आएगा। तो हम ऐसे ही बता सकते हैं। अच्छा, आपको मिडिल पॉइंट निकालने का तरीका पता है? क्या किया जाता है? ऐड करके और 2 से डिवाइड कर दिया जाता है। जैसा मैंने तुमसे कहा कि बताओ 36 और 45 का एकदम मिडिल पॉइंट कौन होगा? तो कैसा उंगली पे हम लोग काउंट करेंगे। दोनों को आप जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आ रहा है? 40.5 आ जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, आगे बढ़े। अब बोलिए, ग्राफ जहां पे मुड़ा है वहां y की वैल्यू कितनी है ये जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो -d/4 ही ना करेंगे। तो चलिए, माइनस और d का मतलब होता है b² - 4ac, और डिवाइडेड बाई क्या करना है आपको? 4a करना है। चलिए बताइए जल्दी से, b² कितना हो जाएगा? तो b² का मतलब हुआ -5 का स्क्वायर। और बाबू अगर -5 का स्क्वायर करोगे, क्या मर गए? ठीक है, मैं डर गया था। b² का, हाँ, b² का मतलब क्या हुआ? -5 का ना स्क्वायर। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं यहां लिख ही देता हूं। -5 का स्क्वायर -4ac आपको करना है। तो
तो बताइए 4 तो 4 है, ए की जगह पे कितना लिखिएगा? ए की जगह पे 1 और सी की जगह पे 6 आएगा, तो यहाँ 1 आ जाएगा और फिर यहाँ 6 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई 4 करना है तो 4 और ए की जगह पे कितना 1 हो जाएगा। अभी हमको इसको सॉल्व करना है, तो बताइए कितना आ रहा है ये है माइनस, तो खैर ये सामने में है, -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, और माइनस, चलो लिख लेता हूं 25 माइनस, अच्छा ये 6 चौका 24 है, तो 25 माइनस 24 और डिवाइडेड बाई कितना 4, और ये हो जाएगा आपका माइनस 25 माइनस 24 एक ही ना होगा 1/1, यानी कि ये वाला पॉइंट कुछ और नहीं, ये -1/, माइनस में होना भी तो चाहिए। अरे यार ये माइनस में ही तो आया है, -1/4 होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने एकदम पूरा परफेक्ट ग्राफ बना दिया। कितने लोगों को ये दोबारा समझना है? नहीं देखो, एक जगह में ये एक मीम किसी ने शेयर किया था, तो उसमें लिखा था कि एक आदमी यहाँ ऐसे खड़ा है, मैंने फोटो था उसमें, ठीक है, तो वो लिखा था ऐसे केमिस्ट्री लिखा था, ये केमिस्ट्री लिखा था, तो उधर से कोई तीर आया था और तीर आके ऐसे गुजर गया था, समझ रहे हो? फिर यहाँ लिखा था मैथ लिखा था, समझ रहे हो? मैथ लिखा था, तो उसमें से तीर आया था और थोड़ा सा ऐसे करके गुजर गया। और फिर बाबू ऐसा फिजिक्स लिखा था, फिजिक्स वो आया था और यही से लौट गया। आपको अगर दोबारा नहीं समझना है तो या तो ये कंडीशन होगा, ठीक है, गर्दन है ऐसा नहीं है कि, ठीक है, या तो ये कंडीशन होगा कि बहुत दूर से ही वापस लौट गया होगा, ना तो आपको पूरा समझ में आया होगा। दूसरा वाला पहला वाला कंडीशन नहीं ना है, ये वाला। चलो ठीक है, डर लगता है। आपको ये समझ में आ गया? तो क्या आप ये लिखना चाहते हैं? क्या क्या हुआ है ये? कोई जो लिखना चाहता हो? सब अगल बगल देख रहा है, काश कोई एक आदमी हाथ उठा दे। हाँ बाबू बोलो। हाँ, यही एक आदमी हमको आज इस बैच में पढ़ने लिखने वाला मिला है, बोलो। नहीं आपको कुछ बाउंड्रीज तो ड्रॉ करनी पड़ेंगी ना। अब जैसे कहने का मतलब है कि 6, 2 और 3, ये तो आपको दिखाना पड़ेगा कि एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगा, वाई एक्सिस को, तो आखिर ये मुड़ेगा कहाँ से, ये भी तो बताना पड़ेगा। नहीं तो मोड़ने वाला ऐसे भी तो मोड़ देगा, ले आएगा, ले जाके तो नीचे ले जाके इधर लेके चला जाएगा। आप समझ रहे हैं? तो कहाँ से मुड़ा है वो भी आप बता दीजिएगा, तो एकदम परफेक्ट ग्राफ बनेगा। आपको पता रहेगा कि हाँ इसके नीचे नहीं जाने वाला है कि नहीं? ठीक, सब जरूरी है फिजिक्स के लिए ये सब, ठीक है। हाँ, तो हम आगे बढ़ें। ठीक है, कल वाला लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया है, पता नहीं आपने देखा है कि नहीं। कल जो हमने पढ़ा था ना, वो मैंने आपके ग्रुप में अपलोड कर दिया, और उससे पहले वाला भी मैंने अपलोड कर दिया है, लेकिन वो सब रिकॉर्डेड फॉर्म में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ और क्वेश्चंस हैं, नंबरिंग में भी डिफरेंट हो सकता है। ये कौन सा 21 नंबर क्वेश्चन है? अच्छा ये 20 ही होगा ना, 20 ही होगा, और उसका ये दूसरा सब पार्ट होगा, तो ये शायद सेकंड पार्ट होगा, ये थर्ड पार्ट होगा, ये फोर्थ होगा, ऐसा फिफ्थ होगा, सिक्स्थ होगा, सेवेंथ होगा, और ये शायद 8th होगा। ऐसा है क्या? थोड़ा देख के बताइए ना। अरे ऐसा ही ना है? चलिए तो हम लोग कुछ ट्राई करें इसमें, इसको करें। नहीं अभी आप करिएगा, हम लोग का मतलब हुआ पहले आप करिएगा तब मैं करूंगा। बताइए, आराम से पहले आप ए लिखिएगा, बी लिखिएगा, सी लिखिएगा, फिर देखिएगा पैराबोला अपवर्ड बनने वाला है कि डाउनवर्ड बनने वाला है। वो वाई एक्सिस को कहां कट करेगा, वो एक्स एक्सिस को कहां कट करेगा ना, और वो जहां मुड़ेगा वहां पे एक्स की वैल्यू कितनी होगी और वाई की वैल्यू कितनी होगी।
गुड। कॉपी कहाँ है तुम्हारा? गजब तुम आदमी है। दहेज वहेज के लिए पैसा बचा रहा है क्या? अरे तुमको मिलेगा। ठीक है, आइए थोड़ा सा आप देख लीजिए। सबसे पहले तो ये बताइए कि ए कितना है? कहाँ सब लोग बोला है? तो ए क्या -1 है? चलो बी बताओ कितना है? 5 है। और सी कितना है? -1। तुम बताओ पैराबोला अपवर्ड के डाउनवर्ड? पहला चीज दिमाग में हमारे अभी इसको देख के क्या आ रहा है कि डाउनवर्ड पैराबोला होगा। ऐसा इस टाइप से बनना चाहिए। उसका मुंह कहाँ खुलना चाहिए? नीचे खुलना चाहिए। दूसरी बात कि जो ग्राफ बनेगा बताइए वो वाई एक्सिस को कहाँ कट करेगा? वाई एक्सिस को कहाँ कट करेगा? कहाँ पे? -6। अरे सी पे ही ना कट करता है। तो -6 मेरे हिसाब से कहीं यहाँ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बोलिए। इधर ना नीचे में आएगा, हो जाएगा आपका ये -6। नहीं समझ में आया? अब एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगा ये जानने के लिए हम लोग इस चीज को 0 से इक्वेट कराएंगे। तो -x² + 5x और -6 बराबर कितना? 0 है ना बाबू? अब इसी को हमको सॉल्व कर लेना है। तब इसको सॉल्व करने के लिए देखो आप कई सारा तरीका अपना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा स्मार्टनेस अगर दिखाया जाए ना तो हम इसमें से एक काम करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो एक्चुअली माइनस कॉमन थोड़े होता है, -1 कॉमन होता है। तो -1 कॉमन ले लोगे तो इसमें क्या बच जाएगा? x²। अरे इसमें क्या बचेगा? -5x। तुम समझ पा रहे हो? माइनस कॉमन लेने से कुछ नहीं होगा, बस साइन बदल जाएगा। जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। वेरी गुड। ये बताइए इसका क्या होगा? तो +6। अब बराबर कितना? 0। अब भाई -1 को ले आके इधर भेज दीजिए तो खत्म हो जाएगा। बचेगा क्या? तो x² - 5x + 6 बराबर कितना? और ये तो वही है जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने सॉल्व किया है। जा, अरे हमने इसी को सॉल्व किया है। x² - 5x + 6 बराबर क्या? तो याद है इसको हम तोड़े थे तो -2x और -3x में टूटा था। तो क्या दोबारा थोड़े करेंगे? अभी अभी तो हम लोगों ने किया। हमको पता है कितना मिलने वाला है। x = 2,3 मिलने वाला है। इसका मतलब हुआ ग्राफ x एक्सिस को कहाँ कहाँ कट करेगा? तो कहीं इधर 2 पे कट करेगा और कहीं यहाँ पे 3 पे कट करेगा। अभी हमको समझ में आ गया कि ग्राफ दिखने में कैसा होगा। बोलो, और तुम भी इमेजिन करके बताओ, क्या तुमको भी समझ में आ गया? पहले तो डाउनवर्ड पैराबोला होगा, वो बेचारा -6 को भी काटेगा, 2 को भी काटेगा, और अरे तो ऐसा ही ना होगा, तो ऐसा ही ना होगा। अब सवाल ये है कि ये जहां से मुड़ेगा वहां x की वैल्यू कितनी होगी और y की वैल्यू कितनी होगी? तो बाबू x की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? -b/2a करेंगे। तो चलिए माइनस, और जल्दी से बताइए b कितना है? अरे b कितना है? 5 है। बहुत बढ़िया। डिवाइडेड बाई 2। और बताइए a कितना है? तो a तो -1 ना है, और ये भी तो 5/2 ही आया, यानी कि ये भी तो 2.5 ही आया। और मैंने कहा था ना कि ये निकालने का शॉर्टकट ये है कि आप इन दोनों का मिडिल पॉइंट ले लीजिएगा, तो इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देख के हम लोग बता देंगे 2 और 3 के बीच में 2.5 ना आता है, यानी 2.5 आएगा। लेकिन मान लीजिए आपको मिडिल पॉइंट निकालने का मन नहीं है तो आप ये भी कर लीजिएगा, -b/2a। अब आप बताइए कि ग्राफ जहां मुड़ता है बाबू वहां y की वैल्यू कितनी होती है? -d/4a होती है। क्लियर है? चलिए ठीक है। तो बताइए d का मतलब होता है b² - 4ac और डिवाइडेड बाई 4a हो जाएगा। जल्दी से बोलिए। तो b² का मतलब क्या हुआ? 25 ना हो जाएगा? डायरेक्ट लिख दूं? -4ac करना है तो बाबू 4 तो तुम लिख ही लो, a की जगह पे कितना आएगा? -1 आएगा। और बताओ c की जगह कितना आएगा? -6 आएगा। बोलो जल्दी। चलो ठीक है, इसको बड़ा वाला ब्रैकेट बना लेते हैं। और डिवाइडेड बाई 4 a की जगह पे कितना? -1 आएगा। आइए इसको सॉल्व किया जाए। तो बताइए माइनस माइनस तो प्लस ना हो गया, यानी मिला जुला के ये भी 25 - 24 ही लिखा हुआ है, यानी यहां से आपको 1 मिलने वाला है। ये सामने में क्या है? माइनस, और ये माइनस सामने आके ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। हाँ, तो कहीं कोई माइनस नहीं रहा, ये बस आने वाला है 1/4।
4। ठीक है, देखिए इस माइनस से इस माइनस को आपने कैंसिल कर दिया और ये अंदर में क्या बचा हुआ है, 25 माइनस 24 ही ना बचा हुआ है, 1 हो जाएगा 1/4। इसका मतलब हुआ ये वाला जो पॉइंट होना चाहिए 1/4 होना चाहिए। समझ में आया, 1/4 होना चाहिए। अच्छा, तुमको नहीं लग रहा है पिछला वाला ग्राफ जस्ट पलट दिया गया है? पिछला वाला ये वाला जो हमने ग्राफ बनाया था, कहाँ गया ये वाला जो हमने बनाया था, तुमको नहीं लग रहा है कि यहाँ से पकड़ के जस्ट इसको पलट दिया गया है? तो ये जो नीचे वाला चीज है वो कहाँ चला गया है, ऐसा ऊपर चला गया है, और ऊपर वाला चीज कहाँ आ गया है, नीचे आ गया है, ऐसा करके कुछ हो गया। ठीक, बोलिए दोबारा समझना है ना? ईमानदारी से बोल रहे हो? समझ में तुमको ये आ रहा है? चलो ठीक है, तो ये बता दो कितने लोगों से बन गया है? ओ, इतने लोगों से बन गया है। ठीक है, हाथ गिराइए, मैं आ रहा हूँ, चेक कर ले रहा हूँ। हाँ, पहले ए बी और सी लिख लीजिए, क्या क्या है कि नहीं? और अगर दिख रहा है तो लिखने की जरूरत नहीं भी है, लेकिन लिख लीजिएगा, वो ज्यादा ठीक रहता है। फिर देखिए ग्राफ अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है, y को कहाँ कट करेगा, x को कहाँ कहाँ कट करेगा, मुड़ेगा वहां x की वैल्यू कितनी होगी, y की वैल्यू कितनी होगी ना। चलिए बताइएगा, मैं आ रहा हूँ, हाथ उठा के बताइए किसका हो गया है, मैं जल्दी से चेक कर लेता हूँ। देखे बाबू, ठीक है, वेरी गुड। और बताइए, देखें 6 पे कट करेगा। यहाँ सी कितना है? सी 6 है। ओरिजिनल तो छोटा, ओरिजिनल इक्वेशन कौन है? वो तो सॉल्व करने के लिए ना तुमने कॉमन ओमन लिया है। हमको ए बी सी बीच के किसी इक्वेशन में देखना होता है कि ओरिजिनल इक्वेशन में देखना होता है? ओरिजिनल इक्वेशन में देखिए सी कितना है, वो 18 पर ही कट करेगा। हाँ, बढ़िया से करिए, ऐसा हड़बड़ाइए नहीं। ठीक, अपवर्ड पैरा डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। गजब पागल आदमी है तुम। डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, साफ साफ दिख रहा है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है, तो डाउनवर्ड बनाया है। भाई क्या है, 6 है। सी का वैल्यू कितना है? सी का वैल्यू 6 है। सॉल्व करने के लिए तुम अगर कोई प्रोसेस अपना रहे हो तो वहां से तुम सी की वैल्यू उठाओगे। सी की वैल्यू 18 ना है। ठीक, गुड, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा है, ठीक है। तुम्हारा कुछ समझ में नहीं आ रहा है? अच्छा, देखें कहाँ बनाए हो। ठीक है, वैसे सही है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। आइए देख लेते हैं। हाँ सुनिएगा और बताइए कि यहाँ पर ए कितना है, ए कितना है 3, बी कितना है -15, सी कितना है, तो बस है तो है। सी अगर 18 है तो इसमें 6 कहाँ से आ रहा है? वो तो सॉल्व करने के लिए ना हम लोग वाले कॉमन लेंगे। ओरिजिनल इक्वेशन ये है, ग्राफ हमको इसका बनाना है। हाँ, तो ए बी सी इतना रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, बताइए अपवर्ड पैराबोला कि डाउनवर्ड पैराबोला? कंफर्म है अपवर्ड। कैसे कंफर्म हुआ कि अपवर्ड है? क्योंकि हमको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 जो है पॉजिटिव दिख रहा है ना, तो इसलिए अपवर्ड है।
ग्राफ वाई एक्सिस को कहाँ कट करेगा? अभी बोल नहीं रहा है सर। ग्राफ वाई एक्सिस को कहाँ कट करेगा? तो सी पे ना कट करता है। हाँ, तो 18 पे कट करेगा। तो 18 तो कहीं कुछ यहाँ मान लीजिए कि है आपका। हाँ बोलिए। चलिए, उसके बाद ग्राफ एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगा ये जानने के लिए हम 3x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 18 को 0 से इक्वेट कराएंगे। हाँ, तो अभी सॉल्व करने के लिए इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? 3 कॉमन ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस क्या 6 बराबर 0। इस 3 को उधर भेज दें। एक बार फिर से वही इक्वेशन आ गया जो हम लोगों ने पिछले 2 पार्ट्स में सॉल्व किया है। यानी कि यहां से हमको x बराबर कितना मिलने वाला है? 2 और 3 मिलने वाला है। यानी ग्राफ कौन? ग्राफ x एक्सिस को कट करेगा 2 पे और 3 पे। तो 2 चलिए कहीं यहां है मान लीजिए और 3 कहीं यहां है। क्या तुमको समझ में आ रहा है कि वो ग्राफ सर्कल से कैसा दिखेगा? कैसा दिखेगा? तो अपवर्ड दिखेगा, 18 से आएगा, 2 को काट के और फिर मुड़ेगा तब ना 3 को काटेगा। यानी कि ग्राफ कुछ इस टाइप से होना चाहिए। अब ग्राफ जहां मुड़ा वहां x की वैल्यू कितनी होगी? तो माइनस बी बाई 2a करें, घंटा माइनस बी बाई 2a करें। तुमको नहीं लग रहा है कि 2 और 3 का मिडिल पॉइंट है ये? तब अभी हमको पता चल गया कि ये 2.5 आने वाला है। हाँ, तो ये 2.5 होने वाला। और तुमको अगर मन करे तो तुम माइनस बी बाई 2a करके देख लेना। जल्दी से बताओ। माइनस, चलो माइनस बी बाई 2a ना करना है। b की जगह पे कितना रखना है? माइनस 15 रखना है। और डिवाइडेड बाई 2 a की जगह पे कितना रखना है? तो a की जगह पे 3 रखोगे। अब तुम बताओ रे बाबू, माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया कि नहीं? 3 से कटेगा, ये 5/2 नहीं आ गया। और 5/2 का मतलब क्या 2.5 नहीं होता है? हाँ, तो बहुत अगर हमारे पास टाइम है पास करने के लिए तो ये कर लेंगे, ना तो शॉर्टकट ये है कि दोनों का मिडिल पॉइंट होगा। ये क्लियर है? चलिए, ये अगर आपको निकालना है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? माइनस d बाई 4a करना होगा। क्लियर है? माइनस d बाई 4a। अब आप बताइए कि माइनस d का मतलब कितना होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4। अच्छा, 4a तो खैर आपका है ही ना। 4a तो आपका है ही। अब वैल्यूज पुट की जाएं तो बताइए ना, b की जगह पे कितना है? माइनस 15 है। तो माइनस 15 का स्क्वायर करोगे तो प्लस में ही ना आएगा। नेगेटिव चीज का भी स्क्वायर पॉजिटिव भी होता है। और 225 आएगा, यही ना आएगा। माइनस 4ac करना है तो तुम बताओ ना, 4 इंटू कितना? 3 अगर करोगे तो कितना? 12 हो जाएगा। 18 गुना 12 कितना होता है? 216 होता है। हाँ सही, 180 में 36 जोड़ दीजिए, 216 होगा। तो ये हो जाएगा आपका कितना बताइए? 216 और डिवाइडेड बाई 4। और a की जगह पे कितना आ जाएगा? तो आपका 3 आ जाएगा। सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है। मैं आपकी बात मान लूंगा, जल्दी बोलिए। माइनस -1/4 आ रहा है। ये मार डालेंगे। -3/4 आएगा। तुम काट कूट के देख लेना। पहले बताओ कि 225 में से 216 घटाओगे तो आएगा कितना? 9 आएगा ना रे। तो 9 डिवाइडेड बाई कितना है? 12 है। तो जब 3 से काटोगे तो 3/4 नहीं आएगा। तो आंसर होगा -3/4। ये वाली जगह होगी -3/। क्लियर है बाबू? चलिए ठीक है। तो जितने लोगों के पास किताब उताब नहीं है, एक काम करिएगा, फंस रहे हैं आप, ये सारा लिख लीजिए। मतलब जिसमें हमने इसको कर लिया है, और ये 4 आप घर से करके लाइएगा। इसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है? संडे है तो क्या है, क्लास कल होगा आपका। 4 दिन छुट्टी मना के आ रहे हो, टाइमिंग यही रहेगा। नो क्या बाबू? जल्दी करो। कर दूंगा आज से, मैं सब करूंगा, हो जाएगा ये।
ये 4 गो है, ट्राई करके आना, देखा जाएगा। एक और बात है, और जितने लोगों का पीछे का क्लास छूटा हुआ है, जाइएगा टेलीग्राम पे। कहाँ जाइएगा? और टेलीग्राम पे जाके आप ये वाला ग्रुप ज्वाइन करिएगा। ये लिख दीजिएगा एसएस एकेडमी 11 लिखिएगा और 2022 लिख के आपको एक ग्रुप मिलेगा। चलो इधर देखो, एक ग्रुप मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लेना। तो ये जो डेली हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो उसका वीडियो जो है वो इस ग्रुप में अपलोड हो जाएगा। आज वाला जो आज हमने पढ़ा है वो मैं 1 बजे तक, मैंने दोपहर के 1 बजे तक अपलोड कर दूंगा। तुमको मन करेगा तो वहां से दोबारा जाकर रिवाइज भी कर सकते हो। क्लियर है? चलो ठीक है, फिर हम लोग कल मिलते हैं।